नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस एग्ज़ाम के बारे में। और इसमें हमारी ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके, जिससे कि एक वीडियो में आपकी पूरी यूनिट जो है कवर हो सके। मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहली यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट अपने सिस्टम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ह्यूमन हेल्थ को अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर टैक्सोनॉमी में हमने एनिमल टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर लिया। प्लांट अपनी बच रही है, इसको अपन अभी कर लेंगे। फिर सेल बायोलॉजी अपन ने कंप्लीट करा दी ग्रेजुएशन लेवल की। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी अपन ने कंप्लीट कर ली है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्लांट्स रेगुलेटर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जेनेटिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी से। आप देखेंगे तो लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने के लिए मिल जाएंगे अपने पेपर के अंदर। ठीक है, अगली यूनिट में बता दूं तो हम एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करेंगे, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं, जिसमें कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई हमारी ये यूनिट जो चल रही है उसमें से हमें कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते। आप इस बुक को परचेज करके भी देख सकते हैं। इसमें हमने पीवाईक्यूज को समाहित किया है सारे, और इसके अलावा अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने डाल दी हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस करके ये देख सकते हैं कि हमें यूनिट आती है या नहीं आती। ज़्यादा देरी ना करते हुए अपन शुरू कर लेते हैं। आज हमारी जो यूनिट रहने वाली है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी रहने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। थ्योरी का पोर्शन इसमें ज़्यादा है, तो पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को। और आप चाहें तो 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हैं या फिर 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी समझ में आनी चाहिए चीज़ें, जिस हिसाब से आप देखें उस हिसाब से वीडियो को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अपन पहले टॉपिक से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को इकोलॉजिकल हायरार्की समझनी होगी कि इकोलॉजी में बेसिकली चलता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले छोटा जो इकाई होती है वो जीव होती है। पारिस्थितिकी अध्ययन की मूल इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। फिर कई सारे जीव मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, यानी समष्टि बनाते हैं। फिर कई सारी पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी का निर्माण करती है। विभिन्न प्रजातियों के बीच में अनोन्य क्रिया होती है, जिससे कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। फिर कम्युनिटी बहुत सारे मिलकर उनके साथ जो जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं। फिर उनसे कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जैसे रेगिस्तान हो गए। फिर कई सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, और जिसके अंदर कई सारे पारिस्थितिक तंत्र जो है वैश्विक लेवल पर वो काम कर रहे हैं। तो ये इकोलॉजिकल हायरार्की आपको समझ में आ जानी चाहिए। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर मैं बात करूँ पारिस्थितिकी, या फिर मैं बात करूँ जो जीव है और वातावरण के बीच में जो अनुक्रिया हो रही है उसके बारे में हम जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हैं उसको अपन इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में पहला टॉपिक आता है आपका इकोसिस्टम। आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे भी पहला टॉपिक आपका इकोसिस्टम ही दिया गया है। इकोसिस्टम की अवधारणा की बात करें तो पहले अपने को इकोसिस्टम के जनक की बात कर लेते हैं। ईपी ओडम इसके जनक है। इकोसिस्टम शब्द जो दिया था वो एजी टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इकोसिस्टम के लिए जो बायोसिनोसिस शब्द है वो कार्ल मोविस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। बायो जियोक्सिनोसिस जो वर्ड है वो सुकाचेव नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बायो सिस्टम इनको थीमेन ने कहा था। माइक्रोसोम या फिर माइक्रोकोस्म जो है फोर्ब्स ने कहा था। बायोकोस्म इनको आर डी मिश्रा ने कहा था। और हॉलन जो है ये शब्द जो है कोस्टिजन ने दिया था। आर डी मिश्रा को इंडियन इकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रामदेव मिश्रा इनका पूरा नाम है। ठीक है, यदि हम बात करें कि ओडम ने क्या परिभाषा दी है, तो ओडम ने बताया कि प्रकृति की सबसे छोटी संरचना क्रियात्मक क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। टेंसले ने क्या बताया कि ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा क्षेत्र जिसे अध्ययन के लिए चुना जा सके वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब सुना, इकोसिस्टम जो है दो प्रकार का हो सकता है। एक प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ने जो बनाया है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। दूसरा है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल हो सकता है। प्राकृतिक में बात करें जैसे महासागर है, महासागर में कई सारे जीव अंदर रह रहे हैं। कई सारे वहाँ पे उसके अजैविक घटक जैसे कि वहाँ पे वाटर है, टेम्परेचर है, हम बात करें ऑक्सीजन है, तो ये सारे उसके ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो वो नेचुरली बना है इसलिए हम उसे नेचुरल कहते हैं। इसी प्रकार से फॉरेस्ट की हम बात करें, आर्टिफिशियल की बात करें तो एक्वेरियम जिसमें अपन मछली वगैरह पालते हैं घर में जो रखा रहता है उसको अपन एक्वेरियम कहते हैं, तो वो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। इसी तरीके से बगीचे की बात करें तो वो भी क्या है, आर्टिफिशियली यहाँ पे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरी बात करें तो इकोसिस्टम जो है स्थायी भी हो सकता है, जैसे महासागर और वन है, ये हमेशा रहते हैं तो ये स्थायी है। दूसरा अस्थायी भी हो सकता है, जैसे खेत हो गया, तालाब हो गया। तालाब जो है यदि पानी उसमें रेगुलर नहीं रहेगा तो वो सूख जाएगा, तो इकोसिस्टम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से खेत है, आज फसल हो रही है तो वो लहलहा रहा है, वहाँ पे इकोसिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही फसल वहाँ से कट जाएगी तो इकोसिस्टम वहाँ का खत्म हो जाएगा, तो ये अस्थायी होते हैं। इसी तरीके से बात करें कि यदि एक छोटी से छोटी जल की बूंद की बात करें तो वो भी इकोसिस्टम की भांति व्यवहार कर सकती है, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो अपनी ये है कि सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, महासागर है। यहाँ से यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो सही लगाइएगा आप, महासागर इसका करेक्ट आंसर आएगा।
अब यदि हम कंपोजिशन की बात करें कि किसी भी इकोसिस्टम का कंपोजिशन जो है उसमें दो घटक होते हैं। सबसे पहले होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे प्रकाश आ गया आपका, दूसरा यदि मैं बात करूँ तो तापमान आ गया। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, या किसी भी प्रकार की गैसों की हम बात कर लें, तो वो सारे के सारे, जैसे हम दूसरे दाब की यहाँ पे बात कर लें, तो ये सभी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। इन तीनों को बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। यदि मैं बात करूं उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता में हम पोषक स्तर बनाते हैं, और प्रथम पोषक स्तर पे कौन आते हैं, उत्पादक आते हैं। ये उत्पादक जो है वो प्रथम पोषक स्तर के अंदर आते हैं। जितने भी स्वयंपोषी जीव हैं वो सभी के सभी उत्पादक होते हैं। द्वितीय पोषक स्तर की बात करें तो इस पे जो आएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, या फिर द्वितीय उत्पादक कहलाएगा वो, जिसमें सभी शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे गाय, भैंस, खरगोश, हिरण, टिड्डा, ये सभी शाकाहारी के अंदर आते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है और द्वितीय उत्पादक है। द्वितीय उपभोक्ता होंगे कौन से, जो तृतीय पोषक स्तर पाएंगे, और तृतीय उत्पादक होंगे जैसे छोटी मांसाहारी, जैसे लोमड़ी होगी, भेड़िया हो गई, सर्प हो गया, मेंढक हो गया। और जो चतुर्थ पोषक स्तर है, तो उसमें तृतीय उपभोक्ता आएंगे, और शीर्ष उपभोक्ता जो है वहाँ पे कहलाएंगे, जैसे बड़े मांसाहारी हो गए, सर्वाहारी हो गए, शेर, चीता, मानव, मोर, बाज, ये सभी क्या है, शीर्ष उपभोक्ता है या फिर तृतीय उपभोक्ता है। इसके बाद मैं बात करूं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक नेचुरली इकोसिस्टम में अधिकतम पोषक स्तरों की संख्या क्या है, तो आपको आंसर लगाना है बिल्कुल 4, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यदि एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि भाई लोमड़ी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यदि परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रतिरूप ये है, जैसे घास है, फिर खरगोश है, फिर लोमड़ी है, शेर है, तो लोमड़ी हम देख रहे हैं वो तृतीय पोषक स्तर के अंदर हमें दिखाई दे रही है। तो तृतीय पोषक स्तर के अंदर हमें दिखाई दे रही है, तो वो तृतीय तो क्या हो जाएगी, उत्पादक हो जाएगी। यहाँ पे आप तृतीय पोषक स्तर में देखेंगे तो तृतीय उत्पादक हो जाएगी, तृतीय पोषक स्तर में वो देखने को मिल रही है, और द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है खाद्य श्रृंखला। इकोसिस्टम वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। खाद्य श्रृंखला की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला होती क्या है, सुनना, एक पोषक स्तर दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर भोजन के लिए यदि आश्रित रहते हुए एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करे, तो उसको अपन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला जो है तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है चारण या फिर परभक्षी खाद्य श्रृंखला, जिसे अपन ग्रीजिंग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरी होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसे पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। और तीसरी होती है मृतोपजीवी या फिर अपरद खाद्य श्रृंखला, जिसे अपन सेप्रोफाइटिक या फिर डेट्रस फूड चेन कहते हैं। चारण की हम बात करें तो ये सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा जो है वो घास पे जाएगी, जिससे अपना फूड बनाएंगे, ये उत्पादक है। उत्पादक के बाद फिर इनको खरगोश खाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। खरगोश को फिर लोमड़ी खाएगी, ये द्वितीय उपभोक्ता है। और ये फिर इसको शेर खा जाएगा, तो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इस तरीके से सजीव के शरीर का आकार उत्तरोत्तम रूप से बढ़ता हुआ चला जा सकता है। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये सबसे सामान्य रूप से पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है। तो यहाँ से कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कथन वाला कारण ये बन सकता है कि चारण खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है। कारण उसका ये कह देगा कि भाई सजीव के शरीर का आकार उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता हुआ चला जाता है, या फिर ये सबसे सामान्य रूप से पाई जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन यदि बनते हैं तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद परजीवी खाद्य श्रृंखला में हम देखें तो इसमें ये भी सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है। दूसरा होता है सजीवों के शरीर का आकार उत्तरोत्तर रूप से घटता हुआ चला जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे हमारे सामने समझ में आ गया। जैसे सन है, सन से जो वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर क्या पाए जाएंगे, पक्षी, पक्षियों पर क्या पाए जाएंगे, परजीवी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सजीवों का आकार उत्तरोत्तर रूप से घटता हुआ जा रहा है, और ये परजीवी है। जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी रह रहा है, एक तरीके से परजीवी के रूप में रह रहा है। पक्षी के ऊपर जो कीड़े रह रहे हैं, छोटे छोटे कीट है, वो कैसे रह रहे हैं, परजीवी के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, तीसरी आती है हमारे सामने मृतोपजीवी या फिर डेट्रस खाद्य श्रृंखला अपन जिसे कहते हैं। ये सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ से भी कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो गुरु उपभोक्ता होता है, मैक्रो कंज्यूमर को शामिल नहीं किया जाता है। कोई भी मैक्रो कंज्यूमर नहीं होता। खनिज चक्रण में सबसे बड़ी भूमिका ये निभाती है। जैसे ये कोई मृत घटक हो गए, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन पे आप घटक आते हैं और उनको सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप जरूर इन क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते थे। अगला अपना टॉपिक आता है खाद्य जाल। खाद्य जो श्रृंखला होती है, कई सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी परितंत्र में पोषक स्तर को अपने स्वाद के अनुसार भोजन ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है किसी भी जीव को। ठीक है, इस कारण दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण कर लेती है। ये बेसिक खाद्य जाल की परिभाषा है, जो कि आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। अगली जो पूछेगा वो यहाँ से पूछेगा, भाई खाद्य जाल की जो जटिलता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पारितंत्र के स्थायित्व। यानी कि जितनी ज्यादा खाद्य जाल जो है जटिल रहेगा, उतना ही पारितंत्र क्या रहेगा, स्थायित्व रहेगा। जटिल का मतलब ये है कि जितना एक पोषक स्तर वाले जीवों के पास जितने ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे भोजन के लिए स्वाद के अनुसार, उतना ही पारितंत्र क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। क्यों? इसका एग्जाम्पल क्या मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए किसी जीव के पास एक ही ऑप्शन है खाने के लिए, और बाई चांस जो उसका ऑप्शन था वो वहां से खत्म हो गया, तो वो जो ऊपर वाला जीव है, जो उसका उपभोक्ता है, वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो पारितंत्र का स्थायित्व जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन यदि एक जीव के पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए, अपना जो स्वाद अनुसार वो चूज कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है, तो वहां पे पारितंत्र का स्थायित्व जो है बना रहेगा। ठीक है, तो
जितना अधिक खाद्य जाल वहाँ पे जटिल रहेगा या फिर उपस्थित रहेंगे, खाद्य श्रृंखला उपस्थित होगी, वे पारतंत्र उतना ही अधिक क्या रहेगा, स्थायित्व पाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो खाद्य जाल के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? एकल खाद्य श्रृंखला, 2 या 2 से अधिक फूड चेन, 2 या 2 से अधिक अंतर संबंधित फूड चेन का प्रतिरूप। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जलीय परतंत्र जो है स्थलीय परतंत्र की तुलना में अत्यंत स्थायी होता है, क्योंकि जलीय परतंत्र की उत्पादकता का मान अधिक होता है, इसलिए जैव विविधता भी वहाँ पे अधिक पाई जाती है। तीसरा टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, आप देखेंगे सिलेबस के अंदर, तो ये 3 टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछे जाते हैं। ऊर्जा के जो प्रवाह का नियम है, उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको पता होना चाहिए, सूर्य है। 6th क्लास के अंदर, ये 7th क्लास के अंदर ये पढ़ा दिया जाता है। ऊर्जा का प्रवेश द्वार जो है वो कौन सा है? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी कि यहाँ से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं, जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। ऊर्जा के प्रवाह की दिशा की बात करें तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि ऊर्जा की जो प्रवाह है वो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, द्विदिशीय नहीं होती है, ध्यान रखना। और ये बहती कहाँ से है? तो उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर ये क्या करती है? गति करती है। ऊर्जा के प्रवाह का जो नियम है 10% का नियम जिसे अपन कहते हैं, उसके प्रतिपादक थे लिंडेमन। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा के प्रवाह का जो एक दिशीय मॉडल है वो किसने दिया था? ओडम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो 2 मॉडल यहाँ पे बेसिकली बताए जाते हैं ऊर्जा के प्रवाह के। सबसे पहला जो है बॉक्स पाइप मॉडल जो है वो बताया जाता है। ठीक है, तो यदि बॉक्स पाइप मॉडल की हम यहाँ पे बात करें, ये एक दिशीय होता है और इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो ईपी ओडम थे। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों भाई हैं, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ईपी ओडम थे। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बात करें कि दूसरा मॉडल दिया गया बाई शेप्ड मॉडल, इसमें पहले मैं बॉक्स पाइप मॉडल की आपको मॉडल की बात बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल 1 में से जो एनर्जी है वो 10% ऊर्जा ही अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, यानी पोषक स्तर पे जाएगी। अगली जो 90% ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, यानी कि वो जो पोषक स्तर पर रहने वाले जीव है वो उसका क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। वाई शेप्ड या फिर जो यूनिवर्सल मॉडल है उसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे वो साइंटिस्ट है एच टी ओडम। कौन है? एच टी ओडम। ठीक है, जो थे दोनों नियम मैंने आपको बता दी। बाई शेप में होता क्या है कि जो ऊर्जा स्तर, जो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा जा रही है, लेकिन कुछ ऊर्जा कहाँ चली जाती है? अपघटन में चली जाती है, इसलिए यहाँ पे शेप कैसी बन जाती है? बाई शेप यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस जो डायग्राम है, जो ऊर्जा फ्लो है का नियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें से आप अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो देखिएगा पारिस्थितिक स्तूप जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। देखना होता क्या है कि परितंत्र में जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं, पोषक स्तर होते हैं, उनका जो ग्राफीय निरूपण जिसके द्वारा किया जाता है उसे अपन इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। इसकी जो धारणा थी सबसे पहले चार्ल्स एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1927 में प्रस्तुत की थी, इसलिए इन्हें कई बार एल्टोनियन स्तूप भी कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो स्तूप होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, वो 3 तरह से बनते हैं। एक संख्या का पिरामिड होता है, एक बायोमास का होता है यानी कि जैव भार का होता है, और एक ऊर्जा का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको याद करने की तरीका बता दूंगा छोटा सा, जिससे आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपका पिरामिड वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखना, इधर हमने सारे इकोसिस्टम लिख रखे हैं कि भाई ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो जाएगा, मैदानी घास तंत्र हो जाएगा, इधर ट्री पैरासिटिक हो जाएगा और यहाँ पे एक्वेटिक हो जाएगा। यहाँ हमने बात करी है संख्या का हो जाएगा, बायोमास के हो जाएंगे, एनर्जी के हो जाएंगे। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड सीधा होगा, कौन सा उल्टा होगा, बस सिंपल। ठीक है, तो देखेंगे इसको। जैसे अपन देखें भाई, यहाँ हमने जी लिख लिया, यहाँ हमने टी लिख लिया, यहाँ हमने ए लिख लिया। आप जब छोटे हो गए तब आपने एक GTA वाई सिटी करके गेम खेला होगा जरूर, तो उसको अपन इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इधर आप नंबर लिख लेंगे, बायोमास एनर्जी लिख लेंगे, तो इधर के जितने भी पिरामिड है वो सारे के सारे आपको सीधे बना देने हैं। फिर दूसरा, आप इधर इस लाइन को ले आएंगे तो इधर के सारे पिरामिड आपको सीधे बना देने, यानी कि ये वाली लाइन पूरी सीधी पिरामिड की हो जाएगी। अब क्या करना है आपको? जो पहला वाला सीधा है उसके नीचे उल्टा बना देना है, और उल्टे के नीचे वापस कैसा बना देना है? सीधा बना देना है। और बीच में जो सीधा है उसके आगे सीधा बना देना, फिर उल्टा बना देना है, बस सिंपल। इतनी सी चीज है, यानी कि एक बार आप पूरा यहाँ से यहाँ तक सीधी वाली लाइन बना देंगे, फिर उसके बाद जो पहला सीधा है उसके नीचे उल्टा बनाएंगे, सीधे के नीचे सीधा बनाएंगे, और इनके जस्ट उल्टा आप यहाँ पे नीचे बना देंगे, यानी उल्टे के नीचे सीधा बन जाएगा और सीधे के नीचे उल्टा बन जाएगा, बस सिंपल सी बात है। एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि मैदान में तीनों पिरामिड सीधे बनते हैं। मैदान में आप देखेंगे तो तीनों पिरामिड यहाँ पे आपको सीधे देखने के लिए मिलते हैं। वापस आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जो नीचे लाइन लिखी हुई है उसका क्या मतलब है। देखना कि मैदान के जितने भी पिरामिड बनेंगे, ग्रासलैंड के जितने, वो सारे के सारे सीधे बनेंगे। अगले इंपॉर्टेंट, ऊर्जा के स्तूप हमेशा कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गया, मैं पता चल गया मैदान का सीधा है और ऊर्जा के सारे सीधे हैं। बस दिक्कत है तो इन 4 में है, इसमें कुछ नहीं करना। ऊपर वाले का जस्ट उल्टा हमें यहाँ पे बना देना है, यानी कि ऊपर वाले का जस्ट उल्टा, ऊपर सीधा है तो यहाँ पे उल्टा बना देंगे, सीधे का सीधा बना देंगे, और यहाँ पे उल्टे का सीधा बना देंगे, और सीधे का उल्टा बना देंगे। इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल सी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों की अन्योन्य क्रिया, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपल सा एक पेज में मैंने सारी क्रिया लिख दी है और आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपसे
पूछा जाएगा। देखना, पहले नंबर का जो संबंध होता है उसे अपन कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसे अपन कहते हैं सहजीवन हिंदी के अंदर। इसमें क्या होता है, जो एक स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज दोनों को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है। प्लस का मतलब होता है लाभ, माइनस का मतलब होता है हानि, और जीरो का मतलब होता है कि वो अप्रभावित है। तो सहजीवन है, दोनों अपने साथ साथ जीवन बिता रहे हैं, तो दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। जिससे अपन लाइकेन की बात कर लें या फिर राइजोबियम की बात कर लें। दूसरा होता है सहभोजिता, जिसे अपन कमेंसलिज्म कह देते हैं। इसमें होता क्या है, जाति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे जाति ए को तो होगा फायदा, जाति बी ना तो फायदा देखेगी ना नुकसान देखेगी, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो शून्य पे है। जैसे एपीफाइट की हम बात कर लें, अधिपादप की बात कर लें, शार्क की या फिर पायलट मछली की यहाँ पे बात कर लें, ये सब सहभोजिता के रूप में रहती है, ठीक है। ऐसी बात करें परजीवी, परजीवी में क्या होगा, एक को होगा फायदा, दूसरे को होगा नुकसान। जैसे मानव के ऊपर कोई परजीवी रह रहा है, जू रह रही है, तो उसको तो हो रहा है फायदा क्योंकि हमारा वो खून चूस रही है, लेकिन हम उसके लिए स्पीसीज बी है तो हमारा हो रहा है नुकसान क्योंकि हमारे खून का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरीके से अमेरवेल, वो भी क्या है, एक प्रकार की परजीवी है। अगली होती है अमेंसिलिज्म, जिसे अपन प्रतिजीविता कहते हैं। इसमें क्या होता है, जाति एक को होता है नुकसान और जाति बी रहती है बिल्कुल न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे उदाहरण की बात करें, पेनिसिलिन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रतिजैविक जिससे अपन बनाते हैं वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है। अगली आती है प्रतिस्पर्धा, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन में हमेशा दोनों को नुकसान होता है, जैसे फ्लेमिंगो हो गया और मछलियाँ हो गई। तो यहाँ से आपको एक पेज के अंदर ये सारी चीजें बता दी, ध्यान रखिएगा। अगला जो अपना टॉपिक आता है ग्रेजुएशन के अंदर, वो है मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के प्रमुख जीवों, ठीक है। कौन कौन होते हैं, देखना, पहले अपन देखेंगे जीवोम है क्या। तो जीवोम होता है विशालतम जैव भौगोलिक समुदाय, जिसको अपन क्या कहते थे, जीवोम कह देते हैं। जिसके अंदर क्या क्या आता है, जलवायु आती है, वहाँ की जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन है वो आती है, वहाँ पे फ्यूना आते हैं जो जंतु जाते हैं, और वहाँ की मृदा आती है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बना रहे हैं। हमने जो स्टार्टिंग है उसमें भी मैंने आपको बता दिया था। ये क्या है, ये एक प्रकार की अमूर्त जैव भौगोलिक संकल्पना है, ध्यान रखिएगा। और जब जलवायु पादप जंतुओं के वितरण को गहराई से प्रभावित करती है, और जीवोम मुख्य रूप से चरम वनस्पति प्रकार, यानी कि जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन टाइप है उससे इसको पहचाना जाता है। तो इसी आधार पर हम यदि बात करें तो जीवों की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं, देखना। जीवों के यदि हम मुख्य विशेषता बात करें, सबसे पहले उसका जो जैविक क्षेत्र होता है, बायोटिक एरिया होता है, उसमें विशिष्ट पादप और जंतुओं का समूह वहाँ पे पाया जाता है, जिससे कि उस बायोम की पहचान होती है। दूसरा, अपने भौतिक पर्यावरण हेतु कुशल रूप से वो कैसे होते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। उनमें अभिसारी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट एडेप्टेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि भौतिक दूरियों और बाधाओं के कारण जंतु व पादप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन समान वातावरण के कारण भी समान अनुकूलन दिखाते हैं। भले ही उनमें क्या हो जाए, दूरी हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह है, क्योंकि भौतिक दूरियां बहुत ज्यादा हैं, तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वातावरण उनका समान है, इसलिए वो अनुकूलन कैसे दिखाते हैं, समान दिखाते हैं। हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो जीवों जो है दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं स्थलीय और दूसरे होते हैं जलीय। स्थलीय में बात करूँ तो फॉरेस्ट हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए। जलीय में बात करें तो फ्रेश वाटर हो गया या फिर मराइन हो गया। स्थलीय में बात करें तो वन, जैसे ट्रॉपिकल वन होते हैं, टेम्परेट वन होते हैं, या फिर टैगा या फिर बोरियल प्रकार के वन होते हैं। घास के मैदान की बात करें तो ट्रॉपिकल, सवाना, टेम्परेट या फिर टुंड्रा, ये सब घास के मैदान है। मरुस्थल में बात करें तो एक गर्म मरुस्थल होता है, एक सूखा मरुस्थल होता है, या फिर एक सेमी एरिड यानी कि नमी वाला मरुस्थल होता है, उसकी यहाँ पे बात करें। दूसरा होता है कोस्टल, और लास्ट होता है ठंडा मरुस्थल यहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से सूक्ष्म जलीय की बात करें तो जैसे रिवर्स हो गई, ठीक है, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गई। समुद्री की बात करें तो शॉरलेन हो गए, टेम्परेट ओशन हो गए और ट्रॉपिकल ओशन हो गए, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो वहाँ पे जो राइट आंसर था वो टैगा था। टैगा जो है घास का मैदान नहीं है, ये कई प्रकार के वन है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम एक एक की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने मरुस्थल। मरुस्थल एक प्रकार का क्या है, बायो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का पांचवा भाग जो है वो क्या है, एक प्रकार का मरुस्थल है। तो वह स्थलीय जीवों में जहाँ पानी की उपलब्धता अत्यंत कम होती है उसको मरुस्थल कहते हैं। वनस्पतियों की बात करें तो अल्प मात्रा में या फिर यहाँ पे वनस्पतियां बिल्कुल अनुपस्थित होती है। तापमान की बात करें तो या तो ये बहुत ज्यादा अधिक हो सकता है या फिर बहुत ही कम हो सकता है। दोनों प्रकार के मरुस्थल होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, ठीक है। वर्षा की बात करें तो 50 mm से 250 mm तक की वर्षा से कम क्षेत्र वाले, ये मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। विस्तार की बात करें तो पृथ्वी की सतह का पांचवा भाग रेगिस्तानों से ढका हुआ है। गर्म रेगिस्तान की हम यहाँ पे बात कर ले तो इनकी लोकेशन की बात करें तो सामान्यतः भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण में, नॉर्थ व साउथ में ये पाए जाते हैं। भौतिक स्वरूप में देखें हम गर्म मरुस्थल की तो रेत के टीले हमें देखने को मिलेंगे, पथरीले मैदान और नमक के मैदान हमें देखने को मिलेंगे। वनस्पतियों की बात करें तो जैसे बबूल हो गई, एलोए हो गए, कैक्टस हो गए, यूकेलिप्टस हो गए, और या फिर स्पिनिफेक्स की जो घास होती है वो गर्म मरुस्थल में देखने के लिए हमें मिल जाती है। जंतुओं में बात करें, फ्यूना की हम यहाँ पे बात करें तो जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गई, ऊंट हो गई, लोमड़ी, कंगारू, रेड सियर, ये सब कैसे हैं, ये कहाँ पे गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले फ्यूना है, ठीक है। आगे मैं बात करूं जो फ्लोरा और फ्यूना है वो क्या करते हैं, हाई वाटर रिटेंशन एडेप्टेशन वहाँ पे दिखाते हैं, यानी कि जो अधिक से अधिक जल का संरक्षण कर सके, इस प्रकार के अनुकूलन वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब एग्जांपल यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से मेजर हॉट डेजर्ट है। तो सबसे पहले सहारा की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कालाहारी की बात करें तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, सिंपन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया का 1/3 भाग ये घेरता है।
अरेबियन की बात करें तो मध्य पूर्व में पाया जाता है। थार की बात करें तो भारत पाकिस्तान में पाया जाता है। मोजेब, चियाहुआन और सोनोरान ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और मोंटी जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये क्या है, प्रमुख गर्म मरुस्थल है। इसी प्रकार से ठंडे मरुस्थल की हम यहाँ पे बात करें तो भौतिक स्वरूप कैसा होगा, मोटी बर्फ की चादर यहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर ठंडे रेतीले पथरीले मैदान हमें देखने को मिलेंगे। वनस्पतियों की बात करें तो बहुत कम पाई जाएगी या फिर लाइकेन या फिर मॉस वहाँ पे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। कुछ क्षेत्रों में झाड़ियां या फिर घास भी देखने को मिल सकती है। फ्यूना की यहाँ पे बात करें तो अंटार्कटिका में जो है सील, पेंगुइन, अल्बाट्रॉस जो है फ्यूना वहाँ पे देखने को मिलते हैं। गोबी जो मरुस्थल है जो एशिया में पाया जाता है उसमें बैक्टीरियन ऊंट, दो हम्प वाला कैमल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भेड़िए वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जंगली गधे या फिर जेरबुआ देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बैक्टीरियन कैमल है वो गोबी डेजर्ट में देखने को मिलता है। कैमल आप देखेंगे तो गर्म रेगिस्तान में भी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन इसी प्रकार से ठंडे रेगिस्तान में भी वो देखने को मिलेगा। प्रमुख ठंडे रेगिस्तान कौन से हैं, तो अंटार्कटिका की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन ठंडा है, ध्यान रखिएगा। गोबी मरुस्थल की बात करें तो मंगोलिया चीन में छोटे पत्थरयुक्त भाग यहाँ पे होते हैं। तकला मकान की बात करें तो पश्चिमी चीन में पाया जाता है। तुर्किस्तान की बात करें तो मध्य एशिया में पाया जाता है। ग्रेट बेसिन की बात करें तो पश्चिमी अमेरिका में पाया जाता है। आटाकामा की बात करें तो चिली व पेरू में पाया जाता है। ईरानियन की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इनको एक चार्ट बना के आप लिख सकते हैं। बाकी आप जो फर्स्ट पेपर में हम पढ़ते हैं महाद्वीप महासागर, वहाँ पे भी ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा हमारे सामने आता है एक हम बात करें किसकी, बायोम की बात करें तो वो आता है ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदान देखना क्या होता है, तो मरुस्थल की तुलना में अधिक वर्षा होती है, लेकिन वनों की तुलना में यहाँ पे कम वर्षा होती है। पेड़ पौधे व झाड़ियों की अनुपस्थिति नहीं होती। ये घास के मैदान जो है बीच का एरिया है। जंगल, फॉरेस्ट जो होते हैं उनसे कम पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और मरुस्थल से जो है ज्यादा पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बीच का मैदान होता है। उत्पत्ति की बात करें तो मायोसीन में प्लायोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। लगभग 250 वर्ष पूर्व जो क्षय होने से इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। प्रेयरी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पाम्पा की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में। बेल्ट की बात करें तो अफ्रीका में। स्टेपी की बात करें तो यूरेशिया में। और डाउन्स आउटबैक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय होता है, शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अब स्थिति की बात करें तो कर्क व मकर रेखा के बीच में पाए जाएंगे तो उष्णकटिबंधीय होंगे। कर्क व मकर रेखा से उत्तर दक्षिण तक पाए जाएंगे वो शीतोष्ण होंगे। तापमान की बात करें तो अपेक्षाकृत अधिक तापमान होगा उष्णकटिबंधीय में। शीतोष्ण की बात करें तो कम तापमान होगा, क्योंकि यहाँ पे शीत और उष्ण है, यहाँ पे उष्ण ही उष्ण है, ध्यान रखिएगा। वृक्ष की बात करें तो कुछ मात्रा में पाए जाएंगे। ये लगभग क्या होगा, वृक्ष विहीन होगा, ट्रीलेस होगा। अन्य नाम बात करें तो जैसे सवाना हो गया उष्णकटिबंधीय में, और इसमें स्टेपी हो गए, प्रेरी हो गए, पाम्पा हो गए। जंतु की बात करें तो यहाँ पे जिराफ, जेबरा, कंगारू, शेर, हाथी पाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, सैगा, एंटीलोप, वाइल्ड हॉर्स और प्रेरी डॉग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पे अधिक होगी, यहाँ पे कम जैव विविधता होगी। अगला हमारा टॉपिक आता है पारिस्थितिकी अनुकूलन, जिसे अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, ग्रेजुएशन में से है। पेपर यदि अच्छा बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। देखना, अनुक्रमण क्या होता है, तो किसी भी स्थान पर एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा क्रमिक रूप से प्रतिस्थापन होना। यानी मान के चलिए किसी एक जगह पर कोई पहले से कम्युनिटी रह रही थी, उस कम्युनिटी का नाश हो गया, किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो वो प्राकृतिक हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे दूसरे कम्युनिटी वहाँ पे आके रहने लग जाती है, अपना पूरा स्थान बसा लेती है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का सक्सेशन हुआ, अनुक्रमण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले होती है पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है, सबसे पहले आने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं, पायोनियर कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पीवाईक्यूज में, जो नीट वगैरह होते हैं वहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बात करें सीरियल स्टेज क्या होती है, सीरियल अवस्था क्या होती है, बीच की जो अवस्थाएं होती है, यानी कि पायोनियर कम्युनिटी वहाँ पे आई, उसके बाद जो वहाँ पे क्लाइमेक्स बनेगा उससे बीच की जो अवस्थाएं होती है और वह सीरियल कम्युनिटी कह देते हैं। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय क्या होगा, अंतिम स्थायी और परिपक्व समुदाय क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पायोनियर होगी या फिर बियरलैंड होगी, फिर सीयर वन आएगी, सीयर टू आएगी और लास्ट में क्या बन जाएगा, स्टेबल फॉरेस्ट बन जाएगा या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पे बन जाएगी। अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ओरिजिन की बात करें तो ये निर्जन क्षेत्र से शुरू हो रहा है, तो प्राथमिक हमेशा निर्जन क्षेत्र से शुरू होगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, या तो कोई बिल्कुल नई चट्टान होगी या फिर कोई वहाँ पे नया लावा अभी पड़ा हुआ होगा, कुछ भी वहाँ पे नहीं है, बेयर एरिया है। दूसरा, द्वितीयक जो होता है यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन होता है, वो नष्ट हुआ हुआ क्षेत्र है, यानी कि उसको नष्ट किया गया है, या तो जले हुए जंगल हो सकते हैं, वहाँ पे कोई नई प्रजाति का उत्पन्न हो जाता है तो उसको अपन सेकेंडरी सक्सेशन कह देते हैं। यदि ह्यूमस सोइल की बात करें तो प्राइमरी में अनुपस्थित होगा और यहाँ पे पहले से ही उपस्थित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लावा है या फिर कोई चट्टान है, तो चट्टान पे तो कोई भी ह्यूमस सॉइल पाई नहीं जाएगी, और जो सेकेंडरी है उसमें पहले से ही क्या होगी, उपस्थित होगी। स्पीड की बात करें तो ये बहुत धीमी गति से होता है, लगभग 1000 साल लग जाते हैं इसको होने में, और ये तीव्र गति से होगा 50 से 200 साल में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है। यहाँ पे जो पायोनियर होगी यानी कि पहले आने वाली जो जाति होगी वो कौन होगी, लाइकेंस होंगे और माइक्रोब्स होंगे, और यहाँ पे कौन होंगे, सर्वाइविंग सीड्स होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की बात कर लें, अनुक्रमण के चरण कौन कौन से हैं। तो 7 स्टेप में जो है अनुक्रमण पूरा हो जाता है। सबसे पहले होता है उसको न्यूडेशन कहते हैं, फिर वहाँ पे कोई प्रजाति आएगी तो उसको आक्रमण कहेंगे, फिर उसका धीरे धीरे अविस्थापन होने लगा, फिर वहाँ पे वो समूह बनाना शुरू करेंगे, फिर उनमें कंपटीशन होगा, कंपटीशन में फिर वातावरण के प्रति वो रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, उनका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और नई जो है कम्युनिटी वहाँ पे क्लाइमेक्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, एक एक की हमें बात कर लें। सबसे पहले न्यूडेशन होता है खाली स्थान का बनना, पहले वहाँ पे खाली स्थान बनेगा, क्रिएशन ऑफ बेर एरिया। जैसे कि उसका कारण क्या हो सकता है, तो टोपोग्राफिक हो सकता है, यानी कि यदि वहाँ से मिट्टी हट गई, सॉइल इरोजन हो गया, क्लाइमेट हो गया, जैसे ग्लेशियर आ गया, या फिर फायर वहाँ पे लग गई। बायोटेक में जैसे ह्यूमन ने कोई एक्टिविटी कर दी तो उससे क्या हो गया, पहले तो खाली स्थान बन गया, न्यूडेशन हो गया। इसके बाद इन्वेजन, यानी कि नई प्रजाति का वहाँ पे प्रवेश होगा, या तो कोई स्पोर आ सकते हैं, या फिर सीड हवा के द्वारा आ सकते हैं, या फिर पानी के द्वारा बह के वहाँ पे सीड आ सकते हैं। फिर एसिस, एसिस का मतलब क्या होता है, नए वातावरण स्थापित होना है कि वो अपना धीरे धीरे स्थापन करेंगे, सक्सेसफुली उनका जर्मिनेशन होगा, और फिर वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगा धीरे धीरे, और जो यहाँ पे ज़्यादातर सीड है वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यदि वो वहाँ पे बच गए और उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, उसके बाद क्या होगा, एग्रीशन होगा। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अपनी संख्या में वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वहाँ पे धीरे धीरे डेंसिटी बनना शुरू होगी। जैसे न्यूडेशन है, यहाँ पे अभी जमीन खाली पड़ी हुई है, फिर इन्वेजन होगा, कोई हवा के द्वारा कोई बीज यहाँ पे आया, फिर इसका एसेस होगा, यानी कि नए वातावरण में धीरे धीरे स्थापित होगा, फिर इसका एग्रीगेशन, यानी कि धीरे धीरे अपना ये जो है संख्या में वृद्धि करना शुरू करेंगे। फिर अगला स्टेप आएगा कंपटीशन, फिर संसाधनों के लिए उसमें क्या होने लगेगा, संघर्ष होने लगेगा। जैसे स्पेस के लिए फाइट होगी, फिर लाइट के लिए फाइट होगी, या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट होगी। ये कैसी हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज में भी हो सकती है, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है, यानी कि एक ही स्पीसीज में भी कंपटीशन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में होगा रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीवों द्वारा पर्यावरण में बदलाव, यानी कि पर्यावरण के खिलाफ ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, अपने आप में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, या फिर पर्यावरण में किसी प्रकार का बदलाव करेंगे। इससे क्या के बाद क्या होगा, स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, क्लाइमेक्स आ जाएगा। ये इसकी क्या है, अंतिम अवस्था, ध्यान रखना। तो एक तो पायोनियर अवस्था पूछी जा सकती है कि पहली अवस्था कौन सी होती है, पायोनियर, और दूसरी कौन सी होती है, तो अंतिम अवस्था को अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स अवस्था कह देते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिटी है वो क्या है, अब बैलेंस बन गई है, किसके साथ, क्लाइमेट के साथ, यानी वातावरण के साथ। अब जो है दो प्रकार का यहाँ पे बात करें सक्सेशन हो सकता है, यदि पानी के अंदर होता है तो उसको जलकर्मक या फिर हाइड्रोसीयर कहते हैं। तालाब से जंगल तक का सफर, यानी कि तालाब में क्या बनेगा, जंगल बनेगा, किस तरीके से बनेगा देखना। यहाँ पे पायोनियर कौन होगा, पादप प्लवक होंगे। क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, या तो पायोनियर पूछेंगे हाइड्रोसीर की, या फिर क्लाइमेक्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। तो यदि हाइड्रोसीर में पायोनियर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन आएंगे सबसे पहले, और लास्ट में क्या बन जाएगा, वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, देखना हाइड्रोसीयर की अपन स्टेज की बात करें, सबसे पहले प्लवक अवस्था की, फाइटोप्लैंक्टन इस पानी के अंदर आ रहे हैं, ये कोई पानी का गड्ढा या फिर समुद्र या फिर कोई तालाब हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या होगा, सबमर्ज्ड स्टेज आएगी, यानी कि निमग्न अवस्था आएगी। इसमें क्या होगा, जो धीरे धीरे है मिट्टी के अंदर कोई जो अवस्था कोई जो जीव यहाँ पे वो आया था, अपने आप को स्थापित करेगा, और सबसे पहले जो है कीचड़ यहाँ पे बढ़ना शुरू होगी, और जो प्लांट होते हैं, जो जमीन में उगने वाले पौधे हैं, वो यहाँ पे बनना शुरू होंगे। फिर प्लावी अवस्था आएगी, फ्लोटिंग स्टेज आएगी, यानी कि पादप जो है धीरे धीरे बाहर निकल के तैरने वाली अवस्था में आएंगे। ठीक है, लाइट ब्लॉक हो जाएगी फॉर सबमर्ज्ड प्लांट। अब यहाँ पे जो सबमर्ज्ड प्लांट है, नीचे वाले प्लांट है, उनके लिए लाइट को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर स्टेज 4 में क्या होगा कि रीड स्वैम्प स्टेज, यानी कि नड़ अनुभव अवस्था आएगी। इसमें क्या होगा, पॉन्ड एजेस जो है बिकम शैलो हो जाएंगे, यानी कि जो किनारे हैं तालाब के वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे गदले पानी की तरह हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, मार्श मेडो स्टेज, यानी कि कच्छ श्रादल अवस्था। इसमें क्या होगा, सॉइल बिकम मार्शी, दलदल जैसी बन जाएगी, अनफिट फॉर वाटर प्लांट, यानी कि अब पानी वाले प्लांट के लिए जो ये एरिया है ये बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी कि यहाँ पे पानी वाले पादप नहीं बन सकते। अब यहाँ पे जो जमीन पे उगने वाले पादप है वो यहाँ पे आना शुरू करेंगे। फिर 6 स्टेज में क्या होगा, वुडलैंड स्टेज आ जाएगी, वनस्थलीय अवस्था आ जाएगी। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन जो है होने लगेगा, और जो मिट्टी है वो आगे उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, और लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, क्लाइमेक्स में वन अवस्था आ जाएगी, स्टेबल, यहाँ पे इकोसिस्टम काम करने लगेगा, और डिपेंड्स ऑन लोकल क्लाइमेट यहाँ पे के आधार पर चीज़ें होने लगेंगी, ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट। तो हमने देखा सबसे पहले एक पानी का तालाब जैसा गड्ढा था, यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें होने लगी, होने लगने के बाद कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने के बाद उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद लास्ट में क्या बन गई, यहाँ पे चरम वन अवस्था बन गई। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है लिथोस्फीयर या फिर जीरो शेयर, जो मिट्टी या पत्थर पे जो बनने वाला आपका नई वन अवस्था है उसको बन क्या कहेंगे, शैल कर्मक कहेंगे। इसमें देखना नग्न चट्टान से जंगल तक का बनने का सफर किसमें आता है, जीरो शेयर या फिर लिथोस्फीयर में आता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें पायोनियर कौन होगा, क्रस्टोज लाइकिन होगी, परपटी लाइकिन होगी, क्लाइमेक्स कौन होगा, वन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ना तो पानी है और बहुत ज़्यादा हीट है, और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग कंडीशन ऐसी होगी, यानी कि केवल ये चट्टान है और इस पे ही क्या बनना है, एंडिंग कंडीशन में जाके एक वन का निर्माण होना है, कि फॉरेस्ट का निर्माण होना। कैसे होगा देखना, सबसे पहली स्टेज आएगी क्रिस्टेज लाइकोन स्टेज। यहाँ पे सबसे पहले लाइकेन आएगी। लाइकेन क्या करेगी, फॉलिकोज लाइकेन स्टेज, यानी कि लाइकेन सबसे पहली जो स्टेज थी उसमें लाइकेन क्या करेगी, एसिड का सिक्रेशन करेगी, जिससे मिट्टी जो सॉरी जो पत्थर है वो धीरे धीरे उसका चूना होना लगेगा। फिर क्या होगा,
कि जो फॉलिक्यूल्स लाइकेन यहाँ पे आएगी, ये क्या करेगी, पानी को होल्ड करना शुरू करेगी और यहाँ पे मिट्टी की पतली एक परत बनाना शुरू कर देगी। फिर वहाँ पे मॉस स्टेज आएगी, इसमें क्या होगा कि कम्पीट विद लाइकेन्स, लाइकेन के साथ इसका कंपटीशन होगा और ये धीरे धीरे मिट्टी की एक पतली परत यहाँ पे बना लेंगे। फिर वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ या फिर जो शाकीय पादप है उनका निर्माण होने लगेगा। ये क्या करेंगे, रूट इनकी पेनिट्रेट करने लगेगी पत्थर के अंदर और जो पत्थर है वो यहाँ से धीरे धीरे टूटने लगेंगे और लास्ट में क्या बन जाएगा, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाएगा। जो बड़े बड़े पादप हैं वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अनुक्रमण के जो है 3 मॉडल यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले होता है सुविधा मॉडल, दूसरा होता है सहिष्णुता मॉडल, तीसरा होता है अवरोध यानी कि फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल और इनहिबिशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि संकल्पना जो है कि अग्रणी प्रणाली यानी कि जो पायनियर प्रजाति है अगली प्रजाति के लिए पर्यावरण को बेहतर बनाती है, दूसरों के लिए सड़क बनाने की तरह होता है। सुविधा का मतलब क्या होता है कि जो पायनियर स्पीसीज यहाँ पे आई थी वो आने वाली प्रजातियों के लिए क्या करती है, बेहतर बनाती है। ये पहला है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोसीयर पर कौन सा मॉडल लागू होता है, तो सुविधा वाला मॉडल जो है यहाँ पे लागू होता है, फैसिलिटेशन मॉडल लागू होता है। दूसरा होता है टॉलरेंस मॉडल। इसमें क्या होता है कि बाद की जो प्रजातियां होती हैं वो कम संसाधनों जैसे कि छाया है, पोषक तत्व हैं को सहन करने में पुरानी प्रजाति की तुलना में बेहतर होती है। कोई प्रत्यक्ष मदद वहाँ पे करने वाला नहीं होता, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, टॉलरेंस की क्षमता ज़्यादा हो जाती है पहले वाली प्रजातियों से। तीसरा होता है इनहिबिशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो शुरुआती प्रजातियां होती हैं वो सक्रिय रूप से नई प्रजातियों को वहाँ पे आने से रोकती हैं। सक्सेशन केवल तब होता है जब शुरुआती प्रजातियां मर जाती हैं। यदि शुरुआती प्रजातियां ही वहाँ पे बनी रहेंगी, टिकी रहेंगी, तो फिर सक्सेशन वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सक्सेशन जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में, इसकी हम यहाँ पे कंप्लीट बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर के संगठन की बात करें तो 20 से 40 प्रकार के तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारे तत्व आप देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक बृहद न्यूट्रिएंट्स होता है जिसमें CHON आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो आयरन कॉपर जिंक यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे भाई बायोजियो केमिकल साइकिल है क्या, तो जो जीव है और उनमें पर्यावरण के बीच तत्वों का लगातार घूमना ही क्या कहलाता है, बायोजियो केमिकल साइकिल कहलाता है। इसमें 2 प्रकार के प्रत्येक चक्र के हम बात करें तो 2 भाग होते हैं। पहला होता है रिजर्वियर पूल और दूसरा होता है कि एक्टिव या फिर साइक्लिंग पूल। रिजर्वियर पूल क्या है कि इसमें ये बड़ा होता है, धीमी गति से चलने वाला क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उदाहरण की बात करें जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, महासागर हो गए, पृथ्वी की क्रस्ट हो गई। यदि हम चक्रण कुंड की बात करें या फिर साइक्लिंग पूल की बात करें तो ये रैपिड एक्सचेंज फेज होता है, यानी कि इसमें जो है एक चीज से दूसरी चीज यहाँ पे बनती जाती है, एक्सचेंज होती रहती है। दूसरी बात करें जैसे जीवों में और पर्यावरण के बीच ये क्या करता है, तेजी से चलता है। रिजर्वियर तो भंडार होते हैं, उनमें कोई भी चीज जो है मूव नहीं कर रही होती है, बहुत धीरे धीरे उसमें मूव कर रही होती है, लेकिन जो एक्टिव पूल होता है वो आसानी से मूवेबल होता है। टर्नओवर रेट यहाँ पे दी गई है। टर्नओवर रेट क्या होता है वो चीज समझना कि भाई जो अमाउंट एक्सचेंज हुआ है और रिजर्वर में कितना है उसका जो मैं बात करूं जो रेशियो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, टर्नओवर रेट कह देते हैं। अब यहाँ पे अपन चक्रों के प्रकार की बात करें तो बायोजियो केमिकल 2 प्रकार के होते हैं, गैसियस साइकिल और दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। यहाँ से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से कौन सा गैसियस साइकिल है या फिर कौन सा सेडिमेंट्री साइकिल है। तो देखना गैसियस साइकिल की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वियर कौन होगा, वायुमंडल होगा या फिर जलमंडल होगा, और सर्कुलेशन कैसा होगा, इनमें फास्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वाटर साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल हो गई। सेडिमेंट्री में यदि हम रिजर्वियर की बात करें तो स्थल मंडल होता है, लिथोस्फीयर होता है या फिर अर्थ की क्रस्ट होती है या फिर रॉक्स होती है, और सर्कुलेशन यहाँ पे कैसा होता है, बिल्कुल स्लो होता है। इसी एग्जांपल की बात करें तो फास्फोरस साइकिल हो गया, सल्फर। सल्फर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सल्फर को कई बार अपन गैस के रूप में भी कंसिडर करते हैं, तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सल्फर जो है गैसियस होगा या फिर सेडिमेंट्री होगा। तो आपको ध्यान रखना है सल्फर जो है सेडिमेंट्री या फिर अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। ऑक्सीजन साइकिल की हम यहाँ पे बात करें तो 70% ऑफ मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिज्म के वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन में पाई जाती है। जैसे हम बात करें ओजोन बनती है जो हमारी लाइफ को यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर 2 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर हम उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में और हम क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, ये अपना ऑक्सीजन साइकिल यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अदर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लॉस जैसे जीवाश्म ईंधन हो गए, ये जलती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे वॉल्केनिक आउट गैसें रिलीज क्या करती है, CO2 करती है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कमी होना शुरू हो जाती है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले प्रोटीन्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं और DNA RNA के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में बात करें तो 78% नाइट्रोजन यहाँ पे उपस्थित है। 78% नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में उपस्थित है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो प्लांट है वो यूज नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इनर्ट, आपको पता है। अधिकांश पौधे, प्लांट और जानवर सीधे नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर सकते। आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन जाती है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन में क्या होता है, एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। एक प्रकृति में एक सीमा, यह प्रकृति में क्या करती है, एक लिमिटेड फैक्टर के रूप में भी कार्य करता है। सॉल्यूशन की बात करें तो माइक्रोब्स के द्वारा इनको नाइट्रेट्स के अंदर परिवर्तित किया जाना चाहिए।
और परिवर्तित करने के लिए हम बात करें जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें एक निफ जीन्स पाया जाता है। कौन सा जीन पाया जाता है? निफ जीन पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन फुल फॉर्म जिसकी होती है, नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन चक्र की बात करें, उसमें पहला स्टेप होता है फिक्सेशन। पहला स्टेप कौन सा होता है? फिक्सेशन। इसमें होता क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? फिक्सेशन कहलाता है। तीन वेज होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, जैसे बिजली चमकेगी, ठीक है, नाइट्रोजन को तोड़ा जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को तोड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वर्षा में नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। आपको पता होगा नाइट्रिक एसिड जो अम्ल वर्षा होती है उसके हम आगे बात भी करेंगे। तो उसमें बिजली चमकेगी जिससे नाइट्रोजन टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और ये जो नाइट्रिक एसिड है जल में चला जाएगा जिससे ये यूजेबल हो जाएगा। दूसरी हम बात करें जैविक स्थिरीकरण, जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, इसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। सहजीवी की बात करें तो राइजोबियम हो गया, फलियों की जड़ों में, ये क्या करता है, इसका फिक्सेशन करता है। मुक्त जीवी की बात करें तो एजोटोबैक्टर हो गया, बीजीए हो गए, नॉनस्टॉक हो गए, ये मिट्टी पानी में क्या करते हैं, इसका फिक्सेशन करते हैं। तीसरी बात करें जो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, इसमें क्या होता है, कृत्रिम रासायनिक उर्वरक मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूरिया, और यूरिया जो है वो हैविंग या सॉरी हैबर विधि के द्वारा यूरिया बनाया जाता है, आपको पता होगा, नाइट्रोजन का यूज करके। तो ये जो है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर आता है। आगे बात करें नाइट्रोजन साइकिल जो है अपना पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दूसरे की बात करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि प्लांट रूट जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती हैं मिट्टी से। प्लांट कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इनको प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एनिमल इस प्लांट्स को खाते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो खाद्य श्रृंखला में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तीसरा स्टेप आता है हमारा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मरेगा या फिर वो अपना जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करेगा, जिसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। फिर जो डिकम्पोजर है जैसे फंजाई हो गए, एक्टिनोमाइसीटीज हो गए, बेसिलस सब्स्टिटुलस हो गए, इनको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर उससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वापस मिट्टी के अंदर में चली जाएगी, लेकिन किस फॉर्म में जाएगी, अमोनिया के फॉर्म में चली जाएगी। फिर होगा क्या, अगली स्टेप में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन क्या होगा कि जो अमोनिया थी उसको नाइट्रेट्स के अंदर बदला जाएगा। इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला होता है नाइट्राइट के अंदर चेंज करना, फिर उसको किसके अंदर बदला जाएगा, नाइट्रेट के अंदर चेंज किया जाएगा। यानी कि अमोनिया को डायरेक्ट नाइट्रेट में चेंज नहीं किया जा सकता, पहले अमोनिया को नाइट्राइट बनाया जाएगा, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया जाएगा। तो नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम आएगा, ये अमोनिया को क्या करेगा, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर नाइट्रोबैक्टीरिया आएगा जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर यहाँ पे चेंज कर देगा। फिर अगला स्टेप आएगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होगा, ये विपरीत प्रक्रिया है, इसमें जो नाइट्रेट्स है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन जो है वापस वायुमंडल में चली जाती है और स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस या फिर माइक्रोकोकस द्वारा इस काम को किया जाता है। यहाँ पे हम एक ही जो चार्ट है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो सहजीवी स्त्रीकरण होता है, यानी कि सहजीवी जो फिक्सेशन होता है उसमें कौन काम आता है, तो राइजोबियम काम आता है, फलदार पौधों की जड़ों में सॉरी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा होता है मुक्त जीव स्त्रीकरण के लिए, देखिए एजोटोबैक्टर काम आएगा वायवीय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एरोबिक फिक्सेशन हो रहा है फ्री लिविंग के द्वारा तो उसमें कौन काम आएगा, एजोटोबैक्टर काम आएगा। यदि अवायवीय हो रहा है तो कौन काम आएगा, क्लोस्ट्रिडियम काम आएगा। और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करो तो यहाँ पे नोस्टेक और एनावीना का यूज किया जाता है। अमोनिफिकेशन जो होता है, अमोनीकरण में कौन से सूक्ष्मजीव काम आते हैं, तो बेसिलस सब्टिलस काम आता है और एक्टिनोमाइसीटिस यहाँ पे काम आता है। नाइट्रीकरण का जो पहला स्टेप होता है, नाइट्रीकरण का जो पहला स्टेप होता है जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कौन काम आता है, नाइट्रोसोमोनास काम आता है या फिर नाइट्रोसोकोकस काम आता है। नाइट्रीकरण का जो सेकंड चरण होता है, यानी कि नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसमें नाइट्रोबैक्टर काम आता है, नाइट्रोसिस्टस काम आता है। फिर विनाइट्रीकरण में कौन आता है, स्यूडोमोनास आता है, थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस काम आता है और माइक्रोकोकस यहाँ पे काम आता है, ठीक है। इस तरीके से आप नाइट्रोजन साइकिल को वापस से फ्लो चार्ट के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में है, इसको नाइट्रेट के अंदर ये आएगा, मिट्टी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर इसका एसिमिलेशन होगा, फिर वो डेड मैटर या फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अमोनिफिकेशन के द्वारा उसको अमोनियम सॉल्ट में चेंज कर दिया जाएगा, फिर नाइट्रिफिकेशन के द्वारा उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा और नाइट्रेट वापस अमोनिया में नाइट्रोजन में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। आगे हम बात करते हैं फास्फोरस साइकिल की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फास्फोरस साइकिल में देखना क्या होगा कि फास्फोरस का महत्व क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जैसे डीएनए आरएनए हो गए, फॉस्फोलिपिड हो गए, एटीपी के लिए ये क्या होता है, आवश्यक होता है। जानवरों में हड्डी और दांतों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस और सल्फर दोनों ही सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आते हैं। यहाँ पे कोई भी गैसीय चरण नहीं होता है, वायुमंडल में शायद ही कभी ये पाया जाता है। मेन रिजर्वियर की बात करें तो जो चट्टान होती हैं, गहरे समुद्र में जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं वो उसकी क्या होते हैं, रिजर्वियर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। स्थलीय पौधों के लिए ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। फास्फोरस साइकिल की मैं बात करूँ तो ये मान चलिए चट्टानों के पास ये फॉस्फेट के फॉर्म में उपस्थित है, लेकिन इस फॉस्फेट को सीधा अपन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले वेदरिंग होगी, यानी कि अपक्षय होगा। अपक्षय के बाद ये क्या होगा, या तो मिट्टी के अंदर आएगा या फिर जल, दोनों के अंदर ही आ सकता है। अब दोनों के पास ये आया तो उसको जड़ों के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, पादपों के द्वारा। पादप को खाएगा कौन, जंतु, और दोनों ही क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट अपने निकालेंगे, या फिर ये दोनों मर जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा।
अपघटन कौन करेंगे? डिकम्पोजर करेंगे। डिकम्पोजर किसको करेंगे? फॉस्फोरस को रिलीज करेंगे, जो कि वापस कहाँ जाएगी? मिट्टी या फिर जल के अंदर ये चला जाएगा। इस तरीके से इसकी साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। कुछ जो होते हैं चट्टानों से सीधे निकल के मृदा व जल के द्वारा समुद्र की तल छट में जाके चले जाते हैं, और ये हमेशा के लिए या फिर ये कई सालों के लिए क्या हो जाते हैं, कुछ जो है तलछट के अंदर समुद्री तलछट में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ का कोई भी यूज नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना कि बैक्टीरिया प्ले अ वेरी माइनर रोल है कंपेयर टू नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे तीनों साइकिलों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक ही चार्ट में बात कर लें। जैसे चक्र की प्रकार यहाँ पे दी गई है, तो गैसियस हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, तीनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है गैसियस है, नाइट्रोजन जो है गैसियस है, लेकिन फास्फोरस कैसा है? अपसादी होता है। रिजर्वियर की बात करें, मुख्य मंडल ऑक्सीजन के लिए वायुमंडल है, नाइट्रोजन के लिए वायुमंडल है, लेकिन फास्फोरस के लिए कौन है? पृथ्वी की पपड़ी है। मुख्य उपयोगी रूप की बात करें तो जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स के रूप में होती है, और फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करूँ, सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो है बहुत कम होती है, यहाँ पे बहुत कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन में जो है बहुत अधिक होती है। कथन कारण वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चक्र की गति की बात करें तो ऑक्सीजन का जो चक्र है सबसे तेज होता है, फिर यहाँ पे तेज होता है, लेकिन ये जो चक्र है बहुत धीमा होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की यहाँ पे हम बात करें, पॉल्यूशन होता क्या है? जल, वायु, मृदा इत्यादि के वास्तविक संगठन में हुआ अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। पॉल्यूशन जो है दो तीन चार चीजें हैं उसकी समझना। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करें तो जैव निम्नीकरण के आधार पर पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसे जिनको अपघटित किया जा सकता है, जैसे कागज हो गया, वाहित मल हो गया, लकड़ी हो गई, घरेलू अपशिष्ट हो गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन नहीं हो पाता। जैसे हम बात करें डीडीटी की बात कर लें, बीएचसी की बात कर लें, कांच की बात करें, पॉलीथीन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, तो ये जो है डिग्रेड नहीं होते हैं। जैसे डीडीटी की हम बात करें तो ये इसको फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथीन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध पीड़कनाशी है, यानी कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है बीएचसी पाउडर। बीएचसी यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आपने देखा होगा। इसका जो व्यापारिक नाम है वो लिंडेन या फिर गेमेक्सिन के नाम से ये पाया जाता है। प्रकृति के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब जो क्वालिटेटिव क्वांटिटिव होते हैं, सॉरी, ये बड़ी मात्रा में हो तो ही प्रदूषण के रूप में काम आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, वाहित मल हो गए। दूसरा होता है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या होता है कि अल्प मात्रा में ही प्रदूषण के रूप में या फिर प्रदूषक के रूप में ये काम आ जाते हैं, जैसे रासायनिक पीड़कनाशी हो गए या फिर बीएचसी हो गया, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा भी क्या करती है? प्रदूषण फैलाने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। यदि हम बात करें तो एक होता है प्राइमरी, जो वायुमंडल में मुक्त होते ही क्या कर देते हैं? प्रदूषण का फैलाने का काम कर देते हैं, जैसे डीडीटी हो गया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। दूसरे होते हैं द्वितीयक। द्वितीयक क्या होते हैं? अन्य घटकों के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, जैसे लंदन स्मोक हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, पेन हो गया और ओजोन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक कहलाएगा। तो द्वितीयक प्रदूषक आप ध्यान रखिएगा, जो दूसरों के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाने का काम करता है उसको अपन सेकेंडरी कह देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है सोर्स के आधार पर। सोर्स के आधार पर हम बात करें तो कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे मीथेन हो गए, जंगल की आग लग गई, ये भी क्या कर रहे हैं? कृत्रिम रूप से, सॉरी, प्राकृतिक रूप से ये प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। यदि कृत्रिम की बात करें तो मानव द्वारा कोई प्रदूषण फैलाया जाता है। यदि प्रभाव की बात करें तो जैसे पॉजिटिव की बात करें तो लैंड फिलिंग होता है, और नेगेटिव की बात करें अत्यधिक चराई या फिर वनोन्मूलन हो गया। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमने लैंड फिलिंग करी, यानी कि कोई कचरा आया उसको हमने गड्ढा खोद के वहाँ पे गाड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या है? हमने पॉजिटिव रूप में यूज लिया था इसका। ठीक है, और नेगेटिव की बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा चराई करना शुरू कर दी, फिर वनोन्मूलन वहाँ पे हो जाता है, तो ये भी क्या कहते हैं? प्रदूषण फैलाने का एक प्रकार का तरीका ही है। आगे बात करते हैं अपन एयर पॉल्यूशन की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। एयर पॉल्यूशन होता क्या है, सुनना। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? वायु के वास्तविक संगठन में हुआ हानिकारक परिवर्तन एयर पॉल्यूशन कहलाता है। गैसियस प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे मुख्य है। हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन की तुलना में अधिक बंधुता दर्शाता है। ऑक्सीजन परिवहन क्षमता घटती है और दम घुटने से व्यक्ति की हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा होता है अनवर्न्ड हाइड्रोकार्बन के अदहित हाइड्रोकार्बन, जैसे 3,4 बेंज पायरीन का निर्माण होता है, जो कैंसर जनित होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे तीसरा आता है हमारे सामने इथाइलिन। इथाइलिन जो है फल पकाने वाला हार्मोन या फिर गैसियस हार्मोन ये होता है, लेकिन यदि इसकी अधिक सांद्रता हो जाए तो पत्तियों के झड़ने को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रकार का गैसियस प्रदूषक ही हुआ। दूसरे हम बात करें तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया। ये वायुमंडल में उक्त होकर अम्लीय वर्षा को प्रेरित करते हैं। अब आगे हम बात भी करने वाले हैं। ठीक है, स्मोक की हम यहाँ पे बात करें, जिसको अपन पार्टिकुलेट या फिर जो कणिकीय प्रदूषण होता है वो कैसे होता है? तो स्मोक किससे बनता है? ध्यान रखिएगा, पहले होता है स्मोक और फिर होता है फोग, यानी कि स्मोक और फोग दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? स्मोक कहलाता है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉस एंजलिस स्मोक। इसमें क्या होता है कि स्मोक होती है, फॉग होती है, NO होता है, ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोकार्बन होते हैं।
इनमें हम यदि बात करें तो इनमें उच्च ताप होता है और यूवी की रेज की यहाँ पे उपस्थिति रहती है। दुष्प्रभाव की बात करें तो रबड़ का फटना हो गया, फोटोसिंथेसिस दर की कमी आएगी और पेन का निर्माण होगा। पेन जो है द्वितीयक प्रदूषक है, आपको पता होगा, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। इसी तरीके से लंदन स्मोक की यहाँ पे बात करें, जिसको अपन सल्फर स्मोक भी कह देते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं, नमी होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इसको कहाँ खोजा गया था, ये 1952 में लंदन में देखा गया था। लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, लंदन स्मोक रख दिया। यदि हम कणकीय प्रदूषक की बात करें तो यदि 1 से 10 माइक्रोन से के जो कण होते हैं वो कणकीय प्रदूषण के रूप में कहलाते हैं, जिसमें कार्बन के कण हो सकते हैं, धूल के हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं या फिर कोई मेटल के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, जल प्रदूषण के बारे में या फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो दो शब्द आपको समझने पड़ेंगे, सबसे पहला होता है बीओडी और दूसरा होता है सीओडी। बीओडी की यहाँ पे बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह देते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितनी मिनिमम ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको अपन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह देते हैं। पॉल्यूशन अमाउंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा बीओडी होगी इसका मतलब पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा है। दूसरी आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को के ऑक्सीडेशन के लिए, केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको अपन केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक वेस्ट है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों काम आ रहे हैं। तो सीओडी जो है वो ज़्यादा होती है बीओडी से। यदि हम बायो इंडिकेटर की बात करें तो डेफिने जो है बायो इंडिकेटर के रूप में काम आता है। न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो जैसे फिटकरी हो गई, आप जानते हो पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज़ किया जाता है या फिर FeCl3 का यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली। मोस्ट इफेक्टिव जो मॉडर्न है एलिमेंट है वो कौन सा है, जर्कोनियम है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरकार जो है क्या प्रयास कर रही है, सरकार जो प्रयास कर रही है, जैसे गंगा एक्शन प्लान चलाया था 1985 के अंदर, यमुना एक्शन प्लान चलाया था 1993 के अंदर। अब हम कुछ दुष्प्रभाव की बात कर लेते हैं, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसके दुष्प्रभाव क्या है। तो नाइट्रेट के द्वारा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और क्लोराइड या फिर फ्लोराइड के द्वारा फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है, मरकरी के द्वारा मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। ठीक है, जापान में 1953 के अंदर इन्फेक्टेड फिश और हो गई थी इससे सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ था, डीफनेस या फिर डमनेस लोगों के अंदर आ गई थी। ठीक है, फिश के अंदर ये मरकरी पाया, लोगों ने फिश को खाया तो मरकरी लोगों के अंदर चला गया। लेड की बात करें तो यहाँ पे प्लम्बिज्म रोग हो जाता है, कैडमियम की बात करें तो यहाँ पे एटाइटाइड डिजीज हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से PYQs में प्रश्न पूछे गए हैं, अभी हम आगे बात भी कर लेंगे। इसी तरीके से अगला आता है हमारे सामने एसिड रेन, ये टॉपिक में आपके दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो एसिड रेन बात करें तो उसमें दो लोग जिम्मेदार होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है N2 फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ये पहले NO में चेंज होती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, फिर और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO2 में चेंज हो जाती है। NO2 फिर जल के साथ क्रिया करके, जल की बारिश की बूंदों के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड के अंदर ये चेंज हो जाता है। इसी तरीके से सल्फर की बात करें तो सल्फर पहले SO2 में चेंज होगा, फिर SO3 में चेंज होगा, और जल के साथ क्रिया करके H2SO4 के अंदर चेंज हो जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कह देते हैं। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड रेन कहलाते हैं। इन दोनों का कॉकटेल जो है एसिड रेन कहलाता है। यहाँ से PYQs में क्वेश्चन पूछा भी गया था। पीएच जो इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, एसिड रेन की पीएच कितनी होती है, तो 5.6 होती है, जो पत्थरों के लिए कैसी होती है, खतरनाक होती है। अम्ल के संगठन की बात करें तो 70% जो उसमें H2SO4 होता है, 30% जो है HNO3 होता है। वो इस तरह से याद करेंगे, HNO3 में 30 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, तो 30% आप उसको जरिए याद कर सकते हैं। इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो पत्थरों का जो क्षरण है वो इसका दुष्प्रभाव होता है। आगरा के ताजमहल को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है, तो SO2 है। SO2 का प्रदूषक कौन होता है, प्रदूषक का सूचक कौन होता है, लाइकेन होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे सामने आता है भाई हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने से कह देते हैं। होता क्या है सुनना, CO2 क्या करती है, वायुमंडल की निचली सतह में एक परावर्तक परत बना देती है, यानी कि ये CO2 ने क्या बना ली, एक परावर्तक परत बना ली। अब यहाँ से सन की जो लाइट है वो आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा पा रही है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, परावर्तक पृष्ठ बना लिए, इसको ट्रैप कर लिया, तो ये क्या है, CO2 यही रह गई। CO2 यही रह गई तो जो है तापमान यहाँ पे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसका तापमान बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होगी, यानी वैश्विक उष्णता उत्पन्न हो जाएगी। 20वीं सदी में बात करें तो 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, टेंडल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस कितनी % जिम्मेदार, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है CO2, फिर है CH4, फिर है CFC और NO2। इनका सीक्वेंस आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल यानी कि बनाया गया है। इसमें क्या, इसका मेन मुद्दा क्या था कि हरित गृह प्रभाव जो गैस होती है उनका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए जो जिम्मेदार, या फिर एक बात करें प्रोटोकॉल कौन सा बनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज होती है, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव। अगला आता है हमारे सामने कौन, ओजोन चरण। ओजोन चरण क्या होता है सुनना, समताप मंडल में, यानी कि हमारी पृथ्वी से 16 से 25 किलोमीटर दूर स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यदि हम इसके मापन इकाई की बात करें कि भाई ओजोन का जो क्षरण हो, का जो छेद है, उस छेद को मापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन यूनिट है, ध्यान रखिएगा।
1985 में निम्बस 7 नाम के सैटेलाइट द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर वो छिद्र देखा गया था। इसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है? CFC तो मुख्य है, लेकिन N2O, NO और CH4 भी क्या है इसके लिए जिम्मेदार है। होता क्या है कि जो CFC से जो क्लोरीन निकलता है उसका जो एक मॉलिक्यूल है वो ओजोन के 1 लाख अणुओं का क्षरण कर देता है। तो ओजोन जब टूटती है तो ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ पे ओजोन नहीं है, ओजोन नहीं है तो यूवी रेज सीधी हमारी बॉडी के ऊपर आगे टिकेंगे तो त्वचा कैंसर का ये कॉज बनती है। इसके लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया 1987 के अंदर। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। बस इतना सा आपको पढ़ना है ओजोन क्षरण के अंदर। अगला आता है हमारे सामने एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको अपन भोपाल विकास त्रासदी कहते हैं। ये 2 दिसंबर 1984 हुई थी। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, यूसीएवाई कंपनी ने एमआईसी यानी कि मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, पीवाईक्यूज ये दोनों ही पीवाईक्यूज में बने हैं। जल वाष्प से क्रिया करके और भी सैला हो गया, 2000 से 4000 मौतें वहाँ पे लगभग हो गई थी। अगला आता है वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए क्या क्या हो रहा है? तो अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, कारखाने आबादी से दूर होने चाहिए। फिर क्या हुआ कि वाहनों में उत्प्रेरक समपरिवर्तक मिलाया गया, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर मिलाया गया। और कौन मिलाया गया? पीडी या फिर पीटी। आपने देखा होगा पेट्रोल में पहले शीशा आता था, लेड युक्त पेट्रोल आता था, लेकिन उससे हुआ क्या? इंजन खराब होने लगा और वहाँ पे नॉकिंग की शिकायत आने लगी। तो फिर क्या हुआ कि नॉकिंग को रोकने के लिए उसमें तेल मिलाया गया। तेल का मतलब क्या होता है? टेट्रा एथिलीन लेड, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। TEL ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, एयर पॉल्यूशन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल एक्ट 1981। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और आपके हरित गृह प्रवाह हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गई। इसके अलावा मैं बात करूँ आपकी अम्लीय वर्षा हो गई, वाटर पोल्यूशन हो गई, ये सारे टॉपिक्स हमने जो है क्लियर कर लिए। आगे अपन बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ग्रेजुएशन के अंदर पूछा जाता है, अल नीनो या फिर लानिनो इफेक्ट। ठीक है, अल नीनो देखना, अल नीनो क्या होता है कि अल नीनो जो स्पेनिश शब्द है इसका मतलब होता है बालक या फिर छोटा बालक। ठीक है, उत्पत्ति की बात करें तो ये दिसंबर के अंत में यानी कि क्रिसमस के समय ये उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। स्थान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के तट पर ये उत्पन्न होता है। ठीक है, पेरू की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पेरू और चिली दोनों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ये पेरू, ये यहाँ पे कौन है? आपका प्रशांत महासागर है। तो मुख्य घटना क्या होती है कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। सामान्यतः जो पेरू का तट है वो ठंडा रहता है, लेकिन नीनो प्रभाव में क्या हो जाता है? 5% या फिर मैं बात करूँ 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। तो होता क्या है सुनना, एल नीनो का जो है भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एल नीनो जो है भारतीय मानसून में सूखा या फिर कमजोर मानसून लेके आता है। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एल नीनो से जो है भारत का मानसून कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। कारण क्या होता है कि प्रशांत महासागर में उच्च दाब बढ़ने से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हवाओं का चक्र टूट जाता है, जिससे मानसून जो है यहाँ पे अच्छे प्रकार से नहीं आ पाता, इसलिए जो वर्षा है वो कम होती है। ठीक है, अपवाद की बात करें, हर तीव्र एल नीनो भारत में सूखा नहीं पड़ता, यानी हर बार एल नीनो जब प्रभाव बनेगा तो ऐसा नहीं है कि हर बार भारत में सूखा पड़े। कभी कभी एल नीनो ना होने पर भी मानसून जो है विफल हो जाता है। इसलिए मानसून जो है अनेक कारकों पर निर्भर करता है कि एक ही एल नीनो प्रभाव यहाँ पे नहीं है। दूसरा होता है लानीना। लानीना जो है एल नीनो के जस्ट विपरीत है, यानी कि इसका मतलब होता है बालिका, छोटी बालिका। ये एल नीनो का एकदम उल्टा होता है। प्रभाव क्या होता है? पेरू तक अधिक ठंडा हो जाता है और भारत में जो है अच्छी वर्षा होती है। इस बार आप देख रहे होंगे, इस बार अपन कह भी रहे हैं कि भाई अल नीनो का प्रभाव है। अल नीनो का मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो पेरू तट है, पेरू तट पे जो है तापमान बढ़ गया है तो भारत में जो है मानसून कमजोर या फिर इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, दोनों की कंपेयर यहाँ पे अपन कर लेते हैं कि पेरू तट का जल एल नीनो में क्या होगा? गर्म हो जाएगा, लानिनो में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया में दाब जो है वो बढ़ जाएगा एल नीनो में, लानिनो में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भारतीय मानसून कमजोर हो जाएगा और यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, यहाँ से पूछा जाएगा भाई भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा एल नीनो और लानिनो का, या फिर एल नीनो लानिनो में जो इनका अर्थ होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। पेरू जो है कौन से महाद्वीप में है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। किस महासागर का तापमान बढ़ जाता है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। बस ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। अगला आता है हमारे सामने वन्य जीव संरक्षण। इसके प्रमुख खतरे क्या हैं? तो सबसे पहले होती है आवास की स्थिति, यानी उनके पास आवास नहीं है। दूसरा, शिकार या फिर अवैध शिकार वहाँ पे हो रहे हैं त्वचा के लिए, या फिर बात करें सींगों का जो व्यापार होता है, मांस का जो अवैध व्यापार होता है। दूसरा होता है पॉल्यूशन से भी उनको खतरा हो रहा है, जैसे DDT हो गया। नई जातियों का फैलना हो रहा है। ठीक है, बीमारियां बहुत सारी आ रही हैं। दूसरा, पालतू बना रहे हैं हम उनको। ठीक है, आगे बात करें, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? तो जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे इंसिटू कहते हैं, और दूसरा होता है उच्च स्थानीय संरक्षण यानी एक्सीडो। इंसिटू का मतलब क्या होता है? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बचा लिया जाए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। एक्सीडो की बात करें तो प्राकृतिक आवास से बाहर लेकर जाकर बचाना, जैसे चिड़ियाघर हमने बना दिया और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर हमने चिड़ियाघर में रख दिया। बॉटनिकल गार्डन हो गए, बीज बैंक हो गया, या फिर क्रायो रिजर्वेशन हो गए। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स यहाँ से जो परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे वन्य जीव सुरक्षा कानून कब बनाएगा? 1972 में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ध्यान रखना। ये तो पीवाईक्यूज में पूछ लिया।
प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? 1 अप्रैल 1973 को लाया गया। जल प्रदूषण बचाव नियंत्रण वाटर एक्ट कब लाया गया? 1974 में लाया गया। वायु प्रदूषण बचाव नियंत्रण एक्ट कब लाया गया? 1981 में लाया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में लाया गया। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई? 1988 में लाई गई। ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख परियोजनाएं चलाई गई, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया गया 1973 में अंदर जिम कार्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको पता है। ये टॉप कार्निवोरस और अम्ब्रेला स्पीसीज है, यानी कि इसे बचाने से पूरा जंगल वहाँ पे बच जाता है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां होती है IUCN के अनुसार, जो रेड डाटा बुक होती है, ठीक है, रेड डाटा बुक, इसको कौन जारी करता है? एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, IUCN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये इसकी कंफर्म, यानी कि कंफर्म 100% NCERT में यही इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? गिद्धों की संख्या में गिरावट आई। क्यों आई? क्योंकि गिद्ध जो है पर्यावरण के सफाई कर्मी होते हैं। कारण क्या हुआ कि मवेशियों को दी जाने वाली दर्द निवारक जो दवा है डिक्लोफेनेक, कौन सी दवा है? डिक्लोफेनेक दवा है। इसे खाने से गिद्धों की किडनी क्या हो गई? फेल हो जाती है और उनकी संख्या में क्या आ गई? गिरावट आ गई। जिससे मवेशियों को हमने ये दवा दी। दवा देने के बाद वो मवेशी मर गए तो हमने उसको क्या कर दिया? खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ दिया तो क्या हुआ? गिद्धों ने उनका मांस खाया तो उनकी क्या हुई? किडनी फेल हो गई, जिससे उनकी संख्या में क्या हुई? धीरे धीरे गिरावट हुई। दूसरा आता है गोड़ावन। गोड़ावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि जैसलमेर में उपस्थित है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। खतरे की बात करें तो शिकार और आवास की क्षति इनके लिए मेन खतरा है। बाहरी पक्षी होने के कारण ये उड़ान ये नीचे ही उड़ता रहता है। इसके बाद हम बात करें कुछ वैश्विक और भारतीय संस्थाएं कौन कौन सी है। जैसे ग्लोबली हम बात करें तो WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो 1961 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। दूसरी बात करें सिट्स का मतलब है जीवों के अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए ये बनाया गया था। दूसरा होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है व्यापार निगरानी पर क्या करता है? नेटवर्क है, जो कि निगरानी करता है व्यापार। इंडियन की बात करें तो ZSI हो गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा होता है BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में स्थित है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि एक प्रकार का NGO है, ठीक है। आगे बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। इसमें क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जैसे यूनेस्को के मैव, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का ये हिस्सा है। भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से? जैसे नीलगिरी 2000 में बनाया गया, नंदा देवी 2004 में, सुंदरबन 2001 में, मन्नार की खाड़ी 2001 में, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरी रामसर साइट। रामसर साइट जो है वेटलैंड्स होती है। ईरान के रामसर शहर में 1971 में एक समझौता हुआ, जो कि जलीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण था। उदाहरण की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का हो गया, केवलादेव राजस्थान में भरतपुर में है, लोकटक जो है मणिपुर में। ये क्या एक प्रकार के रामसर साइट है। जन आंदोलन जो है समुदाय द्वारा संरक्षण किया गया, जैसे चिपको खिजड़ी आंदोलन आपने सुना होगा। खिजड़ी में क्या हुआ? राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 विश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर जान दी महाराजा अभय सिंह के खिलाफ। ये खिजड़ी में हुआ था। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा हिमालय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसका संदेश क्या था? कि पर्यावरण रक्षा के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी सबसे जरूरी होती है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम इससे आए जाने वाले, यानी कि जो PYQs यहाँ पे आए हैं, उनकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, भाई कौन कौन से PYQs यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, PYQs की यहाँ पे हम बात करें तो पहला प्रीवियस क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। भाई पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अपने राज्य पक्षी संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल है? तो पहले आपको पता होना चाहिए अपना राज्य पक्षी कौन है? गोडावन है, मैंने पहले आपको बता दिया था। उसके लिए जो संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल है वो कौन है? डेजर्ट नेशनल पार्क में उपस्थित है, जो कि जैसलमेर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन क्या है? कि अवशिष्ट जल का उपचार सीवेज में प्राथमिक रूप से उपस्थित स्वयंपोषी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। दूसरा, अपशिष्ट जल की बीओडी जितनी अधिक होगी उतनी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी। तो सुनना, पहला कथन हमसे कह रहा है कि भाई प्राकृतिक रूप से उपस्थित स्वयंपोषी सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो ये पॉइंट अपने को पकड़ना है कि यहाँ पे स्वयंपोषी नहीं थे, विषमपोषी थे। कौन से सूक्ष्म जीव थे? विषमपोषी का यूज किया जाता है। दूसरा, अपशिष्ट जल की बीओडी बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी अधिक होगी उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीओडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पॉल्यूशन के। यहाँ पे जितनी बीओडी होगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पे उसकी पॉल्यूशन या की प्रदूषण क्षमता होगी। तो यहाँ पे दोनों ही कथन कैसे हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था, तब भी आपको बताया था भाई निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जो बायोम है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं कि कौन सा बायोम किसके अंतर्गत आता है। तो यदि हम इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो टैगा है वो घास का मैदान नहीं है, बाकी सवाना भी घास का मैदान है, प्रेयरी भी घास का मैदान है, स्टेपी भी घास का मैदान है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टैगा है क्या? तो टैगा क्या है? एक प्रकार का फॉरेस्ट है। मैंने आपको बताया भी था वहां पे टैगा क्या है? एक प्रकार का फॉरेस्ट है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि भाई चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होती है, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ी थी, एक चारण खाद्य श्रृंखला थी, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला थी और एक अपरद खाद्य श्रृंखला थी। तो ये पूछ रहा है कि भाई चारण जो खाद्य श्रृंखला है वो तो उत्पादक से शुरू होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो अपरद खाद्य श्रृंखला है वो कहाँ से शुरू होती है। तो आपको पता है कि जो अपरद खाद्य श्रृंखला है वो मृत कार्बनिक सामग्री से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक धूम में द्वितीयक परिणामी के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओजोन यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दो प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी यानी कि एक के लिए पॉजिटिव है, दूसरी प्रजाति के लिए ना तो हितकारी ना ही अहितकारी यानी कि जीरो है। तो इसकी हम बात करते हैं तो ये होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब होता है आपका सहभोजिता। कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है, सहभोजिता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला होता है देखना, परिवर्णी शब्द लघु रूप IUCN का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेशनल कन्वर्जन यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट फॉर कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी जो है इसी को राइट मानती है, गूगल के भरोसे आप मत रहिएगा, जो एनसीईआरटी होता है उसी को सही माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4-5 पीवाईक्यूज देख लिए। यदि आपको और ज्यादा पीवाईक्यूज देखने हैं तो आपको हमारी बुक परचेज कर लेनी चाहिए। यदि और कोई दूसरी बुक में आपको ऐसे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं है कि हमारी ही बुक परचेज आपको करनी पड़े। ठीक है, जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है वहाँ से आप कंटेंट को जो है कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिए और अच्छे से आपकी तैयारी करिए। आपकी एग्जाम डेट भी नज़दीक आ चुकी है। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, मातृभाषा से प्यार करिए। जय हिंद।